नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम हमारे देश का 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। 76 साल पहले आज ही के दिन देश का संविधान लागू हुआ था। संविधान को लिखने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का वक्त लगा। संविधान लागू होने के वक्त इसमें 395 आर्टिकल थे, 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी। करीब 1,45,000 शब्दों में लिखा गया था यह संविधान, जो दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान था। लेकिन इन 76 सालों में संविधान मोटे तौर पर बहुत ज्यादा बदल गया है। आज की डेट में संविधान में 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। यह सब हुआ है संविधान में संशोधनों की बदौलत। पिछले 76 सालों में हमारे संविधान में 106 संशोधन हुए हैं। इसमें से कुछ अमेंडमेंट ऐसे हैं जो अगर ना होते तो देश ना जाने किस हालत में होता। तो कुछ संशोधन ऐसे भी थे जिन्हें बड़े पैमाने पर आज भी क्रिटिसाइज किया जाता है। अब जाहिर है 106 संशोधनों के बारे में एक ही वीडियो में बात करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आज मैं आपको 5 ऐसे अमेंडमेंट बताऊंगा जिन्होंने देश पर सबसे ज्यादा असर डाला। इन अमेंडमेंट्स को जानने के बाद आपको यह भी पता चलेगा कि टाइम के साथ संविधान में किए जाने वाले बदलाव कितने जरूरी थे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपनी फिटनेस को इंश्योर करने के लिए और स्टाइलिश लगने के लिए आप ये वॉच ट्राई कर सकते हो। शॉप नाउ पर लिंक है, क्लिक करके जरूर चेकआउट करें। दोस्तों, संविधान का पहला संशोधन 1 साल बाद ही यानी 1951 में आ गया था। सबसे बड़ी बात है कि इस संशोधन में मूल अधिकारों में बदलाव किए गए, जिन्हें डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की मूल आत्मा कहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू को इस संशोधन के चलते तानाशाह भी कहा जाने लगा था। अब यह संशोधन लाया क्यों गया, इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। देखिए, संविधान में जुडिशरी यानी कि न्यायालय को बहुत ताकत दी गई थी, इतनी कि अगर कोर्ट को गलत लगे तो वो सरकार के फैसले को भी पलट सकती थी। संविधान लागू होने के बाद नेहरू सरकार और देश भर के कई राज्यों की सरकारों को कोर्ट से कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सरकार अगर कोई वेलफेयर स्कीम का काम करने की कोशिश कर रही थी तो संविधान का सहारा लेकर कोर्ट उसे पलट देती थी। सबसे बड़ी दिक्कत इसमें यह थी कि सरकार ने जब सोशल रिफॉर्म्स जैसे कि जमीन बांटने का काम या फिर रिजर्वेशन देने का काम करने की कोशिश की तो कोर्ट के कई फैसलों ने उनकी पॉलिसीज को रद्द कर दिया। एग्जाम्पल के लिए, मद्रास में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में कास्ट के बेसिस पर रिजर्वेशन देने के सरकारी आदेश को मद्रास हाई कोर्ट ने इस बेसिस पर निरस्त कर दिया कि इससे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15(1) का उल्लंघन होता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस आदेश की पुष्टि करते हुए सरकारी नौकरियों में कास्ट के आधार पर रिजर्वेशन पर रोक लगा दी थी। संविधान लागू होने के सिर्फ 15 महीनों के अंदर बिहार, दिल्ली, यूपी, एमपी, मद्रास, इन सभी जगहों की अदालतों ने सरकार के खिलाफ फैसले दिए थे। इस तरह से एक डेडलॉक बना जिसने नेहरू सरकार पर भी प्रेशर क्रिएट किया। आखिर में 1951 में पहला संविधान संशोधन पेश किया गया, जिसमें भेदभाव को दूर करने और पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए प्रावधान किए गए थे। इस संशोधन के जरिए जमींदारी उन्मूलन कानूनों को वैध बनाया गया और अभिव्यक्ति की आजादी को भी सीमित करने के कुछ तरीके डाले गए। इसमें आर्टिकल 19 जो कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है, उसमें क्लॉज 2 जोड़ा गया और जो कहता है कि अभिव्यक्ति पर रीजनल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं, खास तौर पर ऐसे केस में जो पब्लिक ऑर्डर को खराब ना करे और ना ही किसी तरह के अपराध को लेकर उकसाए। मूल अधिकारों में फिर यह भी जोड़ा गया कि सरकार सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए रिफॉर्म पॉलिसीज ला सकती है, जिन्हें अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके साथ ही आर्टिकल 31 में बदलाव करके एक नई अनुसूची बनाई गई, जिसे 9th शेड्यूल या 9वीं अनुसूची कहा गया। इस लिस्ट के तहत जो भी कानून बनेगा उसे अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। इस तरह से नेहरू सरकार ने अदालत के बार बार कानूनों को पलट देने या असंवैधानिक घोषित करने के झंझट से निजात पा ली। हालांकि बाद में आर्टिकल 31 जो कि प्रॉपर्टी के राइट को फंडामेंटल राइट बताता है, उसे ही रद्द कर दिया और साथ ही 9वीं अनुसूची को चैलेंज ना करने की बात को भी सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया था, बेसिक स्ट्रक्चर की बात करके। हालांकि संशोधन से पंडित नेहरू की छवि को धक्का लगा था, लेकिन इसके आगे कुछ और भी अमेंडमेंट थे जो नेहरू सरकार ने किए। दोस्तों, क्या आपको पता है कि 1956 से पहले तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट भारत में नहीं थे? जी हां, अगले जिस संशोधन की बात मैं करने जा रहा हूं वो इसी से जुड़ा हुआ है। यह संशोधन आया साल 1956 में
और यह संविधान का 7वां संशोधन था। इस संशोधन को जानना आपके लिए इस वजह से जरूरी है कि इसी संशोधन से मॉडर्न इंडियन स्टेट्स की नींव रखी गई थी। जी हाँ, आजादी के वक्त भारत में राज्यों को 4 कैटेगरीज में बांटा गया था। इसमें पार्ट ए का मतलब था कि यहाँ पर प्रॉपर विधानमंडल था और यहाँ पर राज्यपाल होते थे, जैसे आज के टाइम पर होता है। फिर पार्ट बी में थी रियासतें जो भारत में मिली थी, जिन्हें राजा महाराजा चलाते थे, जैसे कि हैदराबाद, सौराष्ट्र, मैसूर, त्रावणकोर, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर वगैरह वगैरह। फिर पार्ट सी में आते थे वो हिस्से जिन्हें कमिश्नर चला रहे थे, यानी कि यहाँ विधानमंडल नहीं थे। इसमें कुछ रियासतें भी शामिल थी, जैसे कि भोपाल, अजमेर, मणिपुर वगैरह। फिर आता है पार्ट डी। इसमें वो राज्य थे जिसमें सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा शासन किया जाता था। 1956 के संविधान संशोधन से इस क्लासिफिकेशन को खत्म करके स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के आधार पर स्टेट्स का फॉर्मेशन किया गया, राज्य बनाए गए। इन राज्यों को लैंग्वेज के आधार पर बांटा गया था। इसी एक्ट ने स्टेट्स की बाउंड्रीज को भी बताया। इसके साथ ही 6 यूनियन टेरिटरी बनाई गई। इनके नाम थे दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान और लक्षद्वीप। बाद में मणिपुर और त्रिपुरा को स्टेट का दर्जा मिल गया। 1956 के इस संशोधन से राज्यसभा में 220 सीटें बनी, जो इन नए राज्यों के अस्तित्व में आने से क्रिएट हुई थी। इसके साथ ही इस एक्ट के तहत लोकसभा में राज्यों से सांसदों के नंबर को तय करके 500 और यूनियन टेरिटरी से यह संख्या 20 कर दी गई, यानी कुल 520 सीटें। ये सीटें जनसंख्या के आधार पर तय की गई थी। इसी तरह से राज्यों की विधानसभा में भी कहा गया कि किसी भी हाल में 500 से ज्यादा सीटें किसी राज्य की विधानसभा में नहीं होंगी। इसके अलावा और भी कई बदलाव इस संशोधन में किए गए, जैसे कि यह तय किया गया कि यूनियन टेरिटरी को सीधे राष्ट्रपति के अंदर लाया जाएगा, जिसमें राज्यपाल का शासन होगा। हालांकि बाद में चंडीगढ़ और दिल्ली में विधानसभा बनाने की छूट मिल गई। अगर आप संविधान के प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना को देखें तो आपको 3 शब्द जरूर देखने को मिलेंगे: सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी। ये तीनों ही शब्द संविधान की मूल प्रति में नहीं थे। उस समय संविधान संशोधन के पीछे यह तर्क दिया गया कि देश को धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक तौर पर विकसित करने के लिए इन संशोधनों की जरूरत है। इन शब्दों को एक ऐसे संशोधन से जोड़ा गया जो कि न सिर्फ भारत का सबसे बड़ा संवैधानिक संशोधन था, बल्कि सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी था। यह कॉन्स्टिट्यूशन का 42वां संशोधन था, जिसमें कुल 59 अमेंडमेंट किए गए थे। इसीलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। जी हाँ, 1976 में जब यह संशोधन आया तब पीएम थी इंदिरा गांधी और देश में एक चल रहा था आपातकाल। सरकार ने 42वें संशोधन के जरिए कई जगहों पर चोट की, जिनमें संविधान की प्रस्तावना थी, सुप्रीम कोर्ट के राइट्स थे और फंडामेंटल राइट्स का हनन मुख्य थे। इन संशोधनों के जरिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से सरकार के फैसलों को पलटने की ताकत को छीन लिया। आर्टिकल 368 में बदलाव करके तय किया गया कि सरकार के द्वारा किसी बदलाव को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज ही नहीं किया जा सकता। ठीक इसी तरह से इन बदलावों से एक मंत्री, सांसद या विधायक किसी सरकारी बोर्ड का, कमेटी का या चेयरमैन हो सकता था और वहां से पर्टिकुलर भत्ता उठा सकता था और इस पर सरकार से सवाल नहीं किए जा सकते थे। इसके साथ ही इंदिरा सरकार ने राज्य सरकारों पर भी केंद्र का कब्जा करने की कोशिश की। इसके तहत केंद्र सरकार राज्य में हिंसा को रोकने के लिए कभी भी अपनी सेना या पीएसी भेज सकती थी। अब ये सुनने में आपको सही लग रहा होगा, लेकिन ये भारत के फेडरल स्ट्रक्चर का हनन है। इंदिरा इन हथियारों की मदद से सरकारों को गिरा सकती थी। यही नहीं, इंदिरा सरकार ने लोकसभा और विधानसभाओं के टेन्योर को 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया था। खैर, एक पॉजिटिव चीज जो इस संशोधन में थी वो ये थी कि इसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया। इसमें एक सिटीजन को देश के लिए 10 काम करने जरूरी बताए गए थे। इन्हें मौलिक कर्तव्य कहा गया और संविधान के चौथे भाग में भाग ए के रूप में ऐड किया गया। साल 2018 में कर्नाटक में बीजेपी के बीएस येदियुरप्पा बहुमत के जादुई आंकड़े से 7 सीटें कम थे और इसके बावजूद 104 विधायकों के दम पर सीएम बने। लेकिन शपथ लेने के सिर्फ 55 घंटे बाद उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ गई। कांग्रेस, जेडीएस के विधायकों को बीजेपी ने अपने खेमे में लाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। उनकी राह में सबसे बड़ी बाधा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय बना दल बदल निषेध कानून रहा, जिसके चलते येदियुरप्पा को इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह कानून ही हमारा अगला संशोधन है। यह संविधान का 52वां संशोधन है, जिसे दल बदल कानून के तौर पर जाना जाता है।
दरअसल 1967 से 83 के बीच दल बदल का खेल जमकर खेला गया। 1966 में पंजाब से अलग हरियाणा राज्य बना। एक साल बाद 1967 में चुनाव हुए। राज्य की 81 सीटों में से कांग्रेस को 48, जनसंघ को 12 और 16 विधायक निर्दलीय चुने गए। कांग्रेस ने भगवती दयाल शर्मा को सीएम पद की कुर्सी सौंपी, लेकिन जल्दी ही पार्टी के अंदर फूट पड़ गई। फिर बार बार पार्टी बदलकर नेताओं ने लोकतंत्र का मजाक बनाकर रख दिया। 8 महीने ये विधानसभा चली सिर्फ, जिसमें 44 विधायकों ने अपनी पार्टी बदली। एक मेंबर ने 5 बार, 2 ने 4 बार पार्टी बदली, लेकिन सिर्फ 8 महीनों के अंदर। 1967 में पलवल की हसनपुर सीट से विधायक बने गया लाल ने 9 घंटे में 3 बार पार्टी बदली। हरियाणा की राजनीति में सत्ता बनाए रखने के लिए इसका खूब इस्तेमाल हुआ। यहीं से आया राम गया राम मुहावरा बन गया। यह सिलसिला 1985 तक चलता रहा, जिसके बाद 52वां संशोधन पारित किया गया। इसमें एक 10वां शेड्यूल लाया गया, जिसमें कहा गया कि कोई भी चुना हुआ सांसद या विधायक अगर अपनी मर्जी से पार्टी बदल देता है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। भारत के संविधान में नया शब्द राजनीतिक दल यानी पॉलिटिकल पार्टी शामिल किया गया। इस तरह राजनीतिक दलों को संविधान में मान्यता भी मिल गई। हालांकि इसमें यह भी कहा गया कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने 2/3 मेंबर्स के साथ दूसरी पार्टी में मिल जाती है तो उसकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी। हालांकि उस वक्त ये कानून कमजोर था, लेकिन फिर भी पार्टी बदलने की घटनाएं कम हो गई थी। आगे चलकर साल 2003 में इस कानून को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने और ज्यादा मजबूत किया। यह संविधान का 91वां संशोधन था, जिसमें कहा गया कि कोई भी अयोग्य सदस्य यानी कि जिसकी सदस्यता चली गई है, अपनी अयोग्यता की तिथि से लेकर अपने कार्यकाल की समाप्ति तक या सदन के लिए दोबारा चुनाव होने की डेट तक, जो भी पहले आए उससे पहले तक कोई भी पॉलिटिकल पद धारण नहीं कर सकता। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप डिस्क्वालीफाई हो गए हैं और उसके बाद आपको सरकार किसी एजेंसी में या कहीं पर कोई बड़ी पोस्ट दे दे। इस तरह से एक संशोधन के माध्यम से देश में पार्टी बदलने के सिस्टम पर कुछ रोक लगी। हालांकि ये रोक आज भी पूरी तरह से काबू में नहीं हो पाई है। आपने महाराष्ट्र के चुनाव में ये सब देखा होगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1966 तक देश में कुछ राज्य नहीं थे जो आज की डेट में हमारे मैप में दिखते हैं, वैसे ही 1992 तक हमारे देश में पंचायतें नहीं होती थी। जी हाँ, हमारे देश में जब 1992 में 73वां और 74वां संशोधन आया, तब कहीं जाकर पंचायती राज और नगर पंचायत की स्थापना हो पाई। इस संशोधन के तहत संविधान में एक नया पार्ट 9 जोड़ा गया। इसमें आर्टिकल 243 से लेकर 243O तक के आर्टिकल जोड़े गए, यानी ए से लेकर ओ तक। इसी के साथ संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें कि पंचायत को 29 तरह के काम करने के अधिकार दिए गए। इसी तरह 74th अमेंडमेंट में नगर पंचायतों की स्थापना हुई। यह संशोधन भी इसी साल यानी 1992 में किया गया था, लेकिन लागू 1993 के जून महीने से हुआ। इस संशोधन से संविधान में जोड़ी गई 12वीं अनुसूची और नगर पंचायत के बताए गए 18 काम। साथ ही आर्टिकल 243 में 243A से P तक के सेक्शन जोड़े गए। तब कहीं जाकर भारत में पंचायती राज की स्थापना हो पाई। अब दोस्तों, वैसे तो हमारे 5 बड़े और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जो हैं वो खत्म हो गए हैं, लेकिन मैं फिर भी एक बेहद बड़े और ज़रूरी बदलाव को बताना चाहूँगा शॉर्ट में। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो जाहिर है कि ये आपके लिए एक बोनस अमेंडमेंट के बारे में बताने वाला हूँ। साल 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार लाती है 86th अमेंडमेंट। इसके तहत स्कूली शिक्षा के अधिकार को आर्टिकल 21A के तहत एक मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट बनाया गया। सोच कर देखिए कि आज़ादी के कितने सालों बाद जाकर शिक्षा जैसी बुनियादी चीज़ को मौलिक अधिकार का दर्जा मिला। हालांकि आज भी शिक्षा की हालत में बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हुआ है, लेकिन 2002 के बाद शिक्षा को लेकर जागरूकता को बड़े पैमाने पर फैलाया गया। उस टाइम पर कई सारे सरकारी एजेंसीज के थ्रू गानों के माध्यम से, पोस्टर्स के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को, शिक्षा की ज़रूरत को बहुत अच्छे से लोगों के बीच में उसके बारे में अवेयरनेस फैलाई गई। तो दोस्तों, ये थे वो संशोधन जिनके बिना आप संविधान की यात्रा को नहीं समझ पाएंगे। अब जाहिर सी बात है कि टोटल 106 संशोधन हुए हैं, जिसमें जीएसटी का भी संशोधन आ चुका था, जिसमें आधार कार्ड को लेकर भी संशोधन किए गए। तो उन सबको मैं कवर नहीं कर पाया। आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से कौन से और संशोधन हैं जिनके बारे में डिटेल में बात की जानी चाहिए? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।